Hello friends, today we are going to discuss chapter 2 Forest and Wildlife Resources. In this chapter, we will discuss about the forest and the wildlife sources. Let's start this chapter. If we talk about introduction, firstly we will discuss what is flora and fauna. So, flora is the species of plants. All the species of plants is known as flora and fauna is all the species of animals is known as fauna. जितनी भी स्पीसीज प्लांट्स की होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फ्लोरा और जितनी भी स्पीसीज हमारे एनिमल्स की होती हैं उन्हें कहते हैं फौना। ठीक है, अब अगर आगे बात की जाए तो इंडिया is one of the world richest country in terms of its vast array of biological diversity. Different varieties of forest and wildlife sources are found in India, based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. We can classify different categories of existing plants and animal species as follows. इंडिया जो है वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्री है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर। डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है, आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, आईयूसीएन के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को क्लासीफाई कर रखा है। अब बात करेंगे कैसे क्लासीफाई कर रखा है, जैसे कि नॉर्मल स्पीसीज क्या होती हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज कौन सी हैं हमारी, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात करते हैं आईयूसीएन के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई कर रखा है हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को। ठीक है, बात करते हैं कैटेगरीज, आईयूसीएन के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई कर रखा है कैटेगरीज को। अब से पहले आती है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि जिनकी पॉपुलेशन लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल स्पीसीज का पॉपुलेशन लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है सर्वाइवल के लिए। जैसे कि तुम्हारी कैटल हो गई, साल हो गई, पाइन हो गई, रोडेंट्स हो गए, एक्सेट्रा, ये तुम्हारे कौन है, नॉर्मल स्पीसीज हैं। नॉर्मल species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, seal, pain, rodents, etc. ठीक है, नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं हमारी जिनका पॉपुलेशन लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है सर्वाइवल के लिए। जैसे कैटल हो गई, सैल हो गई, पेन हो गए, रोडेंट्स हो गए, एक्सेट्रा, पाइन हो गए, सॉरी। देन we talk about endangered species. These species are in danger of extinction. For example, species are black buck, crocodile, Indian wild ash, Indian rhino, lion-tailed macaque, sangai, brown entered deer in Manipur, etc. अब इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं हमारी जो कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में आ चुकी हैं, मतलब जो खतरे की कगार पे आ चुकी हैं, जो खतरे की कगार पर आ चुकी हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, ये स्पीसीज हमारी कौन कौन सी हैं? ये स्पीसीज हैं हमारी जैसे कि ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड ऐश हो गया, इंडियन राइनो हो गया, लॉयन टेल्ड मैक्यू हो गया, सांगाई हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं वल्नरेबल स्पीसीज की। अगर बात करें वल्नरेबल स्पीसीज की हम लोग, ये स्पीसीज जो होती हैं, दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल दैट इज लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी in the near future if it continues to decline in the same manner. Example, blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin, etc. अब वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइन हो रही है उस लेवल से, डिक्लाइन हो रही है लेवल से, उस लेवल से जब वो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर मूव कर जाएगी इन द नियर फ्यूचर के अंदर। आने वाले समय के अंदर इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन करके कहाँ पहुंच जाएगी, इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर पहुंच जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। जैसे कि ब्लू शिप्स हो गई हमारी, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गैंगटिक डॉल्फिन हो गई, एटसेट्रा। देन what is rare species? Species with a small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. Example of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox or hornbill, etc. अब रेयर स्पीसीज कौन सी होती हैं? रेयर स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन क्या होती है, जिनकी पॉपुलेशन इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर मूव कर जाएगी अगर नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं उनको कंटिन्यू अफेक्ट करते रहेंगे। नेगेटिव फैक्टर जैसे पोचिंग हो रही है उनकी, ठीक है,
ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन क्या है वो मूव कर सकती है इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर, अगर नेगेटिव फैक्टर जो है कंटिन्यूअसली उन्हें अफेक्ट करते रहेंगे। ये स्पीसीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारी हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, वाइल्ड एशियाटिक बुफैलो हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गया, हॉर्नबिल हो गया, एक्सेट्रा। ये आपसे पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज में, कौन सी स्पीसीज जो है हमारी रेयर स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज हमारी वल्नरेबल स्पीसीज है, और कौन सी स्पीसीज हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। देन व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? These are species which are only found in some particular areas, usually isolated with natural or geographical barriers. Example of such species are the Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, and Mithun in Arunachal Pradesh. अब जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं हमारी, ये स्पीसीज जो होती हैं एक पर्टिकुलर एरियाज में फाउंड होती हैं, ठीक है, जो कि यूजुअली आइसोलेट होता है हमारा किससे, नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स से। ये स्पीसीज जो होती हैं हमारी एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि आइसोलेट होता है, जो कि कवर्ड होता है नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स से। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, अंडमान टील हो गया, निकोबार पिजन हो गया, अंडमान विल्ड पिग हो गया, मिथुन हो गया। अरुणाचल प्रदेश में अंडमान टील का अंडमान में मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। निकोबार पिजन निकोबार आइलैंड में मिलता है, अंडमान विल्ड पिग अंडमान आइलैंड में मिलता है, ठीक है। मिथुन का अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। अब बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि खत्म हो चुकी हैं, दैट मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री और कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। ऐसी स्पीसीज जो कि हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो कि खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो लोकल एरिया ले लो, चाहे वो रीजन ले लो, कोई क्षेत्र ले लो, चाहे वो कंट्री ले लो पूरा, चाहे वो कॉन्टिनेंट ले लो पूरा, चाहे वो एंटायर अर्थ ले लो, जैसे कि एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक। ये दो एग्जांपल्स हैं इसके। नाउ what are the negative factors that cause such fearful depletion of flora and fauna? अब हमने पीछे पढ़ा था कि कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं भाई, कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीशन में। का कारण है, मेन कारण है कौन से, हमारे जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि मेन कारण है हमारे फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीट होने का। तो बात करते हैं क्या, पहला, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर fulfilling human needs such as wood, bark, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. अब एक्सेसिव कंजम्पशन करना नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जैसे कि वुड का ज़्यादा यूज़ करना, लकड़ी का ज़्यादा यूज़ करना, लीव्स का ज़्यादा यूज़ करना, रबर्स का ज़्यादा यूज़ करना, फूड फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, इन सब का एक्स्ट्रा यूज़ करना, एक्सेसिव कंजम्पशन करना। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट होती है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। एक्सपेंशन होना किस चीज़ का, रेलवे का एक्सपेंशन करना। भाई रेलवे में टिम्बर्स जो बेचते हैं, टिम्बर की लकड़ी जो होती है उससे तो बिछते हैं हमारे स्लीपर्स जो पड़ते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल और साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज, ये इन सब से क्या होता है, हमारा फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, डिप्लीट होता है। थर्ड थिंग क्या है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज। जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, और प्रोजेक्ट्स जो कंट्री के अंदर आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स कंट्री में बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, और माइनिंग एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसकी वजह से हमारा फ्लोरा एंड फौना काफी ज्यादा डिप्लीट होता है, ठीक है। और अनइक्वल एक्सेस, इक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। अनइक्वल एक्सेस होना फ्लोरा एंड फौना का, इक्विटेबल इनइक्विटेबल कंजम्पशन ना होना रिसोर्सेज का, और डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी और एनवायरमेंटल वेलबींग ना होना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा फ्लोरा एंड फौना काफी ज्यादा डिप्लीट होते हैं। अब